बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तमाम टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के कोई भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से कोई भी टॉपिक जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपकी जो बुक के जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं रिव्यू क्वेश्चन, वो तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और आपके पास एक पूरा मुकम्मल नोट्स मौजूद है। अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको अब तक नोट्स मिल चुके होंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सरफेज आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो गाइड कर देंगे नोट्स के हवाले से। इस नोट्स को मैंने खुद बनाया है स्टूडेंट, इसमें तमाम चीज़ें मैंने सॉल्व की हैं जो आपकी बुक से रिलेटेड है और आपकी बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप अब चाहें तो अपनी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन है दैट इज इन सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज मौजूद है। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो आप इस काबिल होंगे कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्टली आप खुद ट्राई करें, सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अगर कोई एमसीक्यूज आपको ना समझ आएगा तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसे हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट वो पूछा गया है व्हाई डज द स्टोमेटा ग्रेजुअली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। स्टोमेटा सिर्फ डे टाइम में ओपन क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे व्हाई, व्हाट या हाउ पूछा जाए, विच मीन्स कि वो आपसे रीजन पूछ रहा है, ठीक है, या आपसे डिफाइन करनी नहीं बोल रहा, डिफिनेशन नहीं पूछ रहा, बल्कि रीजन पूछ रहा है कि स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम में, दिन की रोशनी में ही क्यों ओपन होता है, नाइट टाइम में ओपन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे। मैंने हेडिंग बनाई है स्टोमेटा ग्रेजुअली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। उसका आंसर है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल। आपका जो स्टोमेटा होता है, जो लीव में स्टोमेटा मौजूद होता है, वो अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी ट्रेजिडिटी के ऊपर, यानी उसकी सख्ती के ऊपर, ठीक है, कि आपका जो गार्ड सेल है वो जितना ट्रिजिड होगा उसे इतनी आसानी होगी या उतनी मुश्किल होगी उसको गार्ड सेल को ओपन करने में। तो जितनी भी चीज़ें डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गार्ड सेल की ट्रेजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ आपके पास लिखा है स्टूडेंट ड्यूरिंग डे टाइम as a result of the ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solutes cause an increase in rigidity of guard cell। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो तो सूरज की रोशनी में होता है, यानी कि दोपहर के वक्त होता है। तो सूरज की रोशनी से, सनलाइट एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक सॉल्यूट ऐसा होता है जो आपके गार्ड सेल को मज़ीद रिजिड कर देता है, ठीक है। इस वजह कर जो आपकी ओपनिंग है वो डे टाइम पे होती है, क्योंकि नाइट टाइम पे तो सूरज नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। विच मीन्स कि यहाँ पे एक और बात क्लियर ये हो गई कि आपका जो गार्ड सेल है जब वो ज़्यादा ट्रिजिड होगा तभी स्टोमेटा ओपन होगा, राइट। तो जो आपके फोटोसिंथेसिस में सॉल्यूट है वो आपके गार्ड सेल को इतना ज़्यादा ट्रिजिड कर देता है कि उसे ओपनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उस ओपनिंग के जरिए आपका मजीद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्लांट का। तो ये डे टाइम इस वजह कर होता है। तो आपसे अगर वन वर्ड पूछा जाए कि डे टाइम प्रोसेस क्यों होता है स्टोमेटा का, तो फर्स्टली कि सनलाइट की रोशनी दिन में मिलती है, और सनलाइट की रोशनी की वजह कर वो जो ट्रिजिडिटी होती है, उसकी जो सख्ती होती है, वो ट्रिजिडिटी क्या होती है, मजीद सख्त होकर ओपनिंग का सबब बनती है, ठीक है, उसके गार्ड सेल की ओपनिंग का सबब बनती है। इस वजह का डे टाइम पे होता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हिच पार्ट्स ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड गिवन आउट O2 ऑक्सीजन, टेक ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। अब पहले आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो ऑक्सीजन को देता है, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, और उसके अलावा जो है वो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। तो ये आपसे जो है वो सवाल पूछा गया है डे टाइम में कि ड्यूरिंग डे टाइम ही क्यों जो है वो ये प्रोसेस होता है। एक कि कौन सा हिस्सा प्रोसेस करता है, दूसरा ये पूछा गया है कि ये डे टाइम पे ही क्यों ये प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर आपके पास स्टूडेंट प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन,
ये हेडिंग है आपकी। उसके बाद आंसर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड टेक एंड व्हाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। सबसे पहले कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो यानी कि ये कौन से प्रोसेस में होता है, ये प्रोसेस में होता है फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है तब वो ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। उसके बाद आपके पास लिखा है whereas in respiration oxygen is take and carbon dioxide is give out। यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। Therefore take oxygen and give out carbon dioxide during daytime। इस वजह का अब यहाँ पे बेसिकली रीजन यहाँ पे आपको दूसरा जो आंसर है कि डे टाइम पे क्यों होता है वो यहाँ पे ऐसे मालूम होगा कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, तभी हमें जो है वो ऑक्सीजन मिल पाता है प्लांट से और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमसे इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब होगा जब आपके पास सनलाइट की रोशनी होगी, जब आपके पास सूरज होगा। तो सूरज आपको सिर्फ दिन में मिल सकता है, डे टाइम पे मिलता है। तो सूरज की रोशनी जब मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, इस वजह कर ये डे टाइम पे होता है। और प्रोसेस आपका पार्ट कौन सा है, पार्ट है आपका फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है या कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो फिर वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। बट इन द अदर हैंड अगर कोई प्लांट है, वो भी ग्रीन प्लांट यानी कि क्लोरोफिल जिसमें मौजूद है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। अब उस प्रोसेस के लिए सनलाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये डे टाइम पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू द नोस्ट्रल रादर देन ओरल कैविटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है कि हम जो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, वो हम नोस्ट्रल कैविटी से लेते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी नोज से, अपनी नाजल कैविटी की मदद से सांस लेते हैं। हम जो है वो ओरल कैविटी से सांस नहीं लेते हैं। ओरल कैविटी विच मीन्स कि हमारे जो माउथ का रास्ता है, ओरल कैविटी हमारे माउथ से लेके हमारे ओसोफिकस तक, वहां से हम ब्रीथ नहीं लेते। हम कहाँ से ब्रीथ लेते हैं, अपनी नोस्ट्रल कैविटी से लेते हैं और फिर ट्रैकिया से, ठीक है ना। तो क्यों, रीजन क्या है ऐसा। माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं, जब काफी ज्यादा डिफिकल्टी पेश आती है तो हमें माउथ से सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मुस्तकिल जो प्रोसेस हो रहा है आपके रेस्पिरेशन का, वो डिपेंड करता है नोस्ट्रल कैविटी पे। तो ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है स्टूडेंट। अगर हम इसके आंसर को देखें, एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स इनटू द नेजल सैक। फर्स्टली आप इसकी हेडिंग लगा सकते हो ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रल। आप अगर कोई और हेडिंग बनाना चाहो वेल एंड गुड, आप बना सकते हो। मैंने जो हेडिंग लिखी है वो मैंने लिखी है ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रल, यानी कि हम सांस लेते हैं किसके जरिए, नोस्ट्रल के जरिए, विच मीन्स नेजल कैविटी की मदद से। आगे लिखा है एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्ड इनटू द नेजल सैक थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल। फर्स्टली आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि आपके पास जो एयर है, आपके पास एयर में से, इन्वायरमेंट में से एयर को क्या करते हैं, ये थ्रो करते हैं, अपने लेते हैं कहाँ से भाई, नेजल सैक से, और नेजल सैक के बाद नोस्ट्रल के तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो नेजल सैक से नोस्ट्रल तक लेके जाते हैं। दिस एंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासेज इज लिंक्ड बाय म्यूकस सिक्रीटिंग सेलिएटेड सेल्स। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो आपका एयर जिस रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते पे क्या मौजूद है, वो किससे लिंक करता है, वो लिंक करता है सिक्रिएटिंग सेलिएटेड सेल से, म्यूकस सिक्रिएटिंग सेलिएटेड सेल से। मैंने लास्ट टाइम जब लेक्चर आपको कन्वे किया था, जब हमने वीडियो में लेक्चर समझा था, अंडरस्टैंड किया था टॉपिक को, तब हमने इसको इन डिटेल समझा था कि जो हमारे पास सिलिएटेड सेल होते हैं, हमारे जो नोज में हेयर्स होते हैं, या जो म्यूकस की सिक्रेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी ब्रीथिंग प्रोसेस में, क्योंकि उसका काम क्या होता है, वो ट्रैप करती है डस्ट को, ठीक है। आगे यही लिखा है कि वो ट्रैपिंग करती है डस्ट को। इस वजह कर हम नोस्ट्रल कैविटी का इस्तेमाल करते हैं, नाजल कैविटी का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग करने में, ओरल कैविटी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। आगे आपके पास लिखा है स्टूडेंट, द हेयर इज nasal sac as well as ciliated epithelial linking and mucus keep the air clean by trapping the removing dust and germs. That's why we have to breathe through our nostril rather than oral cavity. कि हमारे जो सिलिएटेड सेल्स हैं, जो हमारे नेजल सैक में जो अल्लाह ताला ने हेयर्स रखे हैं, जो हमारे नाक में अल्लाह ने बाल रखे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारा मकसद है। अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे नोज में हेयर्स रखे हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका काम क्या है कि वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं तमाम डस्ट पार्टिकल्स को, तमाम वायरसेस को, बैक्टीरिया को, कि वो एयर के साथ हमारे
नाजल सैक में, नाजल कैविटी में एंटर ना हो जाए, जो कि इन्फेक्शन का जरिया बन सके, ठीक है। तो इस वजह कर क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं। इसके अलावा एक और रीजन भी ये है कि क्या करते हैं, इसको वार्म अप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ताकि आपके जो एयर है वो ठंडा होकर आपके लंग्स टिश्यू को इंजेक्ट ना करे, आपके लंग्स टिश्यू में इन्फेक्शन ना हो, उसको डैमेज ना करे। इस वजह कर हम नेजल कैविटी का इस्तेमाल करते हैं रादर देन ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है रेस्पिरेशन का, गैसियस एक्सचेंज का या फिर ब्रीथिंग का। मोस्टली आपके एग्जाम्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप पास्ट पेपर उठाएं, मॉडल पेपर को चेक करें, तो उसमें ज़्यादातर गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन का जो है वो डिफरेंस होता है कि ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का, कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इन तीनों को अच्छे से मर्ज करके समझें, ताकि आपको अगर गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग पूछा जाए या ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन का डिफरेंस पूछा जाए तो आप इजीली डिफाइन कर सकें। तो फर्स्टली इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जबकि हमारे पास रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है ये अकर्स करता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस को हमने समझा था कि वो किस तरीके से हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है, जबकि हमारे पास जो है अकर्स करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। उसके बाद एक वॉलेंट्री एक्शन है, विच मीन्स कंप्लीटली ऑप्शनल एक्शन है हमारे पास ब्रीदिंग, जबकि हमारे पास जो रेस्पिरेशन है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होना लाजमन ही है, आपको लाजमन रेस्पिरेशन की जरूरत होगी। इसलिए तो अल्लाह ने इसके लिए एक मुकम्मल ऑर्गन दिया है जो कि लंग्स है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन तो बिल्कुल इनवॉलेंट्री एक्शन है, जबकि ब्रीदिंग आपके पास वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक्सटर्नल सेल्यूलर प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक इंटरनल सेल्यूलर प्रोसेस है। गैसियस एक्सचेंज को अगर देखें तो प्रोसेस बाय विच गैसियस मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस द सरफेस, हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उस एरिया की अक्रॉस जो उसके एतराफ जो मूवमेंट होती है वो गैसियस एक्सचेंज की होती है। गैस एक्सचेंज इन अ फिजिकल, ये फिजिकल स्टेट है, फिजिकली ये जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसेस का तबादला होता है। उसके बाद लिखा है अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस है एज सिमिलर ब्रीथिंग। उसके अलावा इट इज ए पैसिव प्रोसेस, बट ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, डिफ्यूजन को ही हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। एक्टिव प्रोसेस जो होता है हमारे पास, उसमें हम लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं, जिसमें हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट पैसिव प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के दौरान या एक्सरसाइज करने के फौरन बाद हमें डीप ब्रीथ की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं या भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ज़्यादा सांस लेने की नीड होती है, हमारी सांस बहुत फूलती है, उसका रीज़न क्या है, व्हाई। तो उसमें आपको आंसर लिखा है, वी टेक डीप ब्रीथ आफ्टर एक्सरसाइज। ब्रीदिंग इज लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ब्रीदिंग एक बहुत लार्ज प्रोसेस है और एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इट इज रेगुलेट बाय दी हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने ब्रेन को, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को। जैसे हमारे पास हाइपोथैलेमस एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस किस चीज़ पे जो है उसका रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, उसका ये काम है कि वो तमाम, जैसे बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, इन तमाम चीज़ों की जो कंट्रोलिंग है या इनके बारे में जो मैसेज ट्रांसफर करना है नर्व तक, तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस करते हैं, ठीक है। कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है, कितनी सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर है, तो ये तमाम चीज़ें किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है कि वो मैसेज ट्रांसफर करे इन चीज़ों के बारे में। तो इसमें हमारे पास जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है स्टूडेंट, ब्रेन का रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंजिंग ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंज द इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। अब इस चेंजिंग की वजह कर जो कि हमारे टेम्परेचर पे, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस पे जो चेंजिंग आ रही है ऑटोमेटिकली, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग, इस वजह कर हमें डीप ब्रीथ लेनी पड़ती है, ठीक है। और उस डीप ब्रीथ को ही हम ऑक्सीजन डक्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि व्हाट इज ऑक्सीजन डक्ट। ऑक्सीजन डक्ट है क्या,
तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लें, लास्ट टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑक्सीजन डेप्थ जो है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हमारी बहुत ज़्यादा हम भागते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्रीथ की अगर नीड होती है और हम बिल्कुल डीप ब्रीथ करते हैं तो उसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। आगे लिखा हुआ है कि किस तरीके से लेते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन थ्रू दी डीप ब्रीथ, जब हम डीप ब्रीथ के जरिए मजीद अमाउंट लेते हैं ऑक्सीजन की तो उसे ही ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ब्रीथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो लैक्टिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे मसल्स में, तो उसके लिए हमें नीड पड़ती है मजीद ऑक्सीजन की, मजीद ब्रीथ की। तो जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमें मजीद अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, ब्रीथ मिलती है, उसी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के हम जो इनहेल कर रहे हैं और जो एक्सहेल कर रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्टली इंस्पायरेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। जब इंस्पायरेशन यानी कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो उसमें हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर जो है स्टूडेंट वो डायरेक्ट हमारे कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। Rather than expiration में क्या होता है, it is the process in which air move out from the lungs। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो इंटरकोस्टल मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जबकि इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाता है। जब हम अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, सांस को इनहेल करते हैं तो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि हमारे इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, इस वजह कर हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स फील करती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स डोम शेप। जब हमारा डायाफ्राम होता है विच मीन्स कि जो हमारा लंग्स होता है स्टूडेंट, आपने देखा है हमारे लंग्स का, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लंग्स है तो लंग्स के नीचे जो हमारी शीट होती है वो शीट हमारी डायाफ्राम होती है, राइट। अब जब डायाफ्राम जब हम इंस्पायरेशन यानी कि इनहेल करते हैं तो ये हमारे डोम शेप का हो जाता है, बट जब हम निकालते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैटन शेप का हो जाता है, ठीक है। तो डायाफ्राम जो है हमारा वो इस तरीके से वर्क परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स डिक्रीज। जब हम इनहेल करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है, तभी तो हमें मजीद ऑक्सीजन की नीड होती है। और जो हमारा थॉरेक्स कैविटी है विच मीन्स जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इज डिक्रीज, हमारा जब हम एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो हमारी थॉरेक्स कैविटी है विच मीन्स चेस्ट कैविटी जो है स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाती है और जो हमारा लंग्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज व्हाट इज लंग कैंसर। ये आपको ने डिस्कस किया होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, क्योंकि लंग कैंसर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, इट मे स्प्रेड टू अदर टिश्यूज। ये कहने हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दी है कि लंग्स जो है वो एसोसिएट होता है, जनरेट होता है बाय स्मोकिंग। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, अभी तो रियलाइज़ नहीं होता, बट लास्ट जैसे जैसे आपकी एज होगी आप मज़ीद हैबिटेट में जाओगे, इसे आदी बना लोगे, इन द लास्ट आपको फिर असरात इसके ज़ाहिर होंगे, इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे और इन द एंड आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो लंग कैंसर है, ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये स्मोकिंग की वजह कर होता है। दूसरा, ये इतनी बुरी तरह फैलता है कि आपके मज़ीद फर्दर टिश्यू को भी डैमेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, अब इसकी वजह बताइए कॉज के, इसके अलावा कौन कौन सी वजह हो सकती है लंग कैंसर की। तो स्मोक, एयर पोल्यूशन की भी वजह कर होता है और एबनॉर्मल सेल्स की वजह कर भी होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके सेल डिवीजन के दौरान कुछ एबनॉर्मल सेल्स बन जाए तो फिर ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली नहीं होता बल्कि इन्वायरमेंटिकली होता है, यानी कि आपको इन्वायरमेंट की वजह कर, एयर पोल्यूशन की वजह कर और स्मोकिंग की वजह कर जो है वो लंग कैंसर होता है।
उसके अलावा है सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या क्या है। जब बहुत ज़्यादा लंग कैंसर सीवियर होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमें कौन कौन से अलामत जाहिर होते हैं। फर्स्टली कफ विद ब्लड, खांसी का होना ब्लड के साथ, यानी कि आपको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है और उसमें ब्लडिंग भी साथ हो रही है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत कम आना, डिफिकल्टी फेस करना, बोन एक, हड्डियों में दर्द होना, वीकनेस, वेट लॉस, फैटिक। अच्छा, उसके अलावा रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, बार बार लंग्स के इन्फेक्शन का होना, और उसके अलावा आपके गले का ख़राब होना, ठीक है, आपके आवाज़ का बदलना, ये तमाम सिम्टम्स हैं आपके लंग कैंसर की। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज़ हाउ इज़ एस्थमा कैरेक्टराइज। हमारे पास जो एस्थमा है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एस्थमा जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फीवर, विजिंग साउंड्स, कफ। यानी कि जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तब साउंड का विजनिंग साउंड, यानी कि आपने देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ाया था उसमें आपको एक और बात बताई थी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हमें एस्थमा की जो है ये कंडीशन पूछ रहे हैं कि एस्थमा की कंडीशन क्या है, या कॉजेज़ क्या है, या सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये कि जब एस्थमा होता है तो उसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स जो है, अलामत जो है वो जाहिर होते हैं, या आपके पास जो है आपको महसूस होता है, जिसमें चेस्ट पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होना। उसके अलावा जो है आपके पास ब्रीथ का बहुत ज़्यादा कम होना, या विजनिंग साउंड का महसूस करना, यानी कि जब हमें एस्थमा होता है तो फिर क्या होता है कि हम जब खांसी करते हैं या सांस लेते हैं तो एक विजनिंग साउंड महसूस होता है, एक सीटी की आवाज़ महसूस होती है, ठीक है, सीटी बजती नहीं है, सीटी की आवाज़ महसूस होना, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा, जब गला ख़राब हो, सीना ख़राब हो, तो ये तमाम जो सिम्टम्स है वो जाहिर होते हैं, ठीक है, एस्थमा पेशेंट में। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट लिखा है यहाँ पर हमारे पास, नेम एनी 5 एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। 5 ऐसे जानदार के नाम बताना है जो अपनी बॉडी सरफेस इस्तेमाल करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। बॉडी यानी कि हमारे डिफरेंट रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, और जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनमें वर्टिब्युलर कॉलम्स मौजूद होते हैं, तो उनकी जो बॉडी सरफेस है वो, इनका रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एल्वोलाई है, लंग्स ही है, ठीक है। अदरवाइज वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनका रेस्पिरेटरी सरफेस उनकी बॉडी है, मतलब वो अपनी बॉडी से ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म है। देयर आर मेनी एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, सब आर गिवन बिलो। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ गिवन बिलो हैं, जिसमें से है फ्रॉग, टॉर्ड्स, अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, जेलीफिश, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, कोई अलग ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे लंग्स या फिर एल्वोलाई। अब हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन या इंटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी कंडीशंस या डिसऑर्डर। हम क्या क्या जो है वो मेजर्स या फिर क्या क्या चीज़ों को हम जो इस्तेमाल करते हुए इन तमाम डिसऑर्डर से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सम वेज टू कीप अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ ऐसे ज़रिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करके, जिन्हें ना इस्तेमाल करके हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बच सकते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला है डोंट स्मोक। स्मोकिंग को आपको छोड़नी पड़ेगी, स्मोक नहीं करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्मोकिंग होती है, जो स्मोक होता है, वो सीधा आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, और आपका जो लंग्स है वो एक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो जब लंग्स को इशू होगा विच मीन्स कि वो फिर कुछ डिसऑर्डर जाहिर करेगा, डिसऑर्डर आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, जो काफ़ी 1 से 2 साल तक, 3 साल तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना है, परहेज करना है, अवॉइड करना है, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो सके। तो पहला है हमारे पास डोंट स्मोक, सेकेंड है अवॉइड एक्सपोजर टू इंडोर पॉल्यूट्स दैट कैन डैमेज योर लंग्स, यानी कि तमाम जो पॉल्यूशन होती है, जैसे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो आपने इन सब से अवॉइड करना है, बचाना है। जब हम ज़्यादा सफ़र करते हैं तो हमें ज़्यादा एयर पोल्यूशन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। स्मोक्स है उनसे आप बच सके ताकि आपको किसी किस्म का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। तो ये इंडोर और आउटडोर का मतलब यही है कि अगर इंडोर आपके कोई ऐसा वर्क हो रहा है या आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो आपको इस चीज़ से सेफ्टी अख्तियार करनी होगी, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट इस्तेमाल करने होंगे ताकि आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ना हो सके।
और आउटडोर जो इन्वायरमेंटिकल कंडीशंस हैं, जो सूरत हाल है, जैसे हमारे पास एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको अपने आप को कवर करके अपनी जो है वो सेफ्टी एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो सफ़र करना है, ताकि आप डर ना हो सके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन्फेक्शन से बचना है, गेट रेगुलर चेकअप करना है, लास्ट एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज करना है, चेकअप करवाना है रेगुलरली, इन्फेक्शन से बचना है, इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन से बचना है, और स्मोकिंग को छोड़ना है, तभी हम किसी लंग डिसऑर्डर से बच सकेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी कि किस तरीके से ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये स्प्रेड होती है, फैलती है। मैनी ऑफ द जर्म्स दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स दैट कम फ्रॉम कफिंग एंड अच्छा, जब हम बहुत ज़्यादा कोई बंदा कफ कर रहा हो, खांस रहा हो, तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं उसकी वजह कर भी ये स्प्रेड हो सकता है। अगर उसे किसी किस्म का डिसऑर्डर या डिजीज़ है तो वो इस तरीके से स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा, हमें बार बार मास्क इस्तेमाल करने की तदबीर दी जा रही थी कि मास्क इस्तेमाल करें, ताकि क्या हो कि जो भी आपकी जो सांस है, जो आपकी ब्रीथ लेने का जो अमल है वो, या उसके अलावा अगर आप खांसो या सांस लो तो कोई भी ड्रॉपलेट जो है वो दूसरे तक ना पहुँचे, स्प्रेड ना हो, जिससे मजीद बीमारी या वायरस फैल सके। तो बिल्कुल इसी तरह जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसे इसी तरह हम अवॉइड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम इस्तेमाल ना करें, उन्हें अवॉइड कर दें, छोड़ दें। क्या ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, तो उसमें फर्स्टली जो ड्रॉपलेट होते हैं हमारी खांसी के दौरान, उसके ज़रिए ये जम्स जो हैं वो बेहिसाब जो है तेज़ी से स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास जो अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ ड्रॉपलेट एंड सलाइवा म्यूकस एंड टीयर्स। अच्छा, जो सलाइवा म्यूकस है यानी कि आपके थूक या फिर टीयर्स, आपके आंसू, उससे भी अवॉइड करें, ठीक है। कि जो है भाई किसी का जो थूक है या जो किसी का आंसू है, जी हम उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में है, तो ये उनसे फैल सकता है इतनी तेज़ी से। उसके अलावा हमारे पास है भाई मेंटेन अ क्लीन इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करें। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटिलिटीज़, टूथब्रश एंड टावल्स। अपने टावल को, टूथब्रश को या अपनी पर्सनल आइटम्स को मज़ीद किसी के साथ शेयर ना करें, इससे भी मज़ीद डिसऑर्डर्स स्प्रेड हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास परफॉर्म हैंड हाइजीन बाय सैनिटाइज़र एंड अल्कोहल हैंड जेल। किसी भी अल्कोहलिक हैंड जेल से या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ठीक है, हाइजेनिक बने। उसके अलावा प्रोवाइड टिश्यूज़ एंड देन डिस्पर इन द प्लास्टिक बैग। टिश्यूज़ इस्तेमाल करें और फिर इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें, उससे थ्रो आउट कर दें, वेस्ट कर दें। उसके बाद लिखा है सिम्टम्स, अलामत जाहिर की गई है, कफ है, सीजनिंग है, फीवर, वीकनेस, वेट लूज, रनिंग नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। यानी कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज होना, आपके बहुत ज़्यादा बोनिक होना, या आपका ब्रीथ, सांस बहुत कम आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी करना, खांसी के साथ ब्लड का निकलना, तो ये तमाम चीज़ें सिम्टम्स हैं किसी भी हमारे पास लंग डिसऑर्डर की। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट दिस गाइडलाइंस आर स्पेसिफिक फॉर कंट्रोलिंग रेस्पिरेटरी इलनेस। अब ये रेस्पिरेटरी इलनेस से कंट्रोलिंग करने के तमाम सिम्टम्स आपको बताए गए, कॉजेज़ बताए गए, और आपके पास किस तरह स्प्रेड होता है, किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, ये किससे कंट्रोल करने और बचने के लिए थी? रेस्पिरेटरी इलनेस या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए थी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प। अब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। पहला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैक्स, चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेजवे। अब जो हमारा फर्स्टली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो है सबसे पहली चीज़ दैट इज़ के अल्लाह ने हमें 2 पेयरेड लंग्स दिए हैं, यानी जो लंग्स है हमारे वो पेयर की फॉर्म में है। तो जो 2 लंग्स है हमारे पास, उनसे और एक हमारा पूरा एयर पैसेज वे है, उस रास्ते की मदद से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। पहला है हमारे पास लंग्स, एयर पैसेज वे में है। द एयर पैसेज वे कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। फर्स्टली लंग्स को डिफाइन किया गया है। ईच लंग्स इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश। जो हमारे पास लंग्स है वो पेयर्ड में होता है, सॉफ्ट होता है, पिंक कलर का होता है, पिंकिश होता है। इट इज वेपर्ड इनटू प्लूरल मेम्ब्रेन। ये किससे कवर होता है? हमारे पास एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसका नाम प्लूरल मेम्ब्रेन है। The space between pleural membrane is filled with fluid that act like a lubricant.
अब ये हमारे पास इसके दरमियान क्या होता है, मेम्ब्रेन के और लंग्स के दरमियान, जैसे ये हमारा लंग्स था, लंग्स के और जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, लेयर है, इसके दरमियान एक फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड को हम लुब्रिकेंट कहते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, आपके लंग्स को सेफ कर रहा होगा। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट केज मेड अप ऑफ द फ्लैट स्ट्रीम इन फ्रंट, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब हमारे पास एक रिब होती है, पूरी बोनी केज रिब होती है, पसलियां जिसे हम कहते हैं, वो क्या करती है, आपके लंग्स को सेफ करती है। लंग्स के पूरे एतराफ एक रिब केज होती है। उसके बाद लिखा है रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल। रिब किसके साथ अटैच होती है, इंटरकोस्टल मसल के साथ अटैच्ड होती है। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम। हमारे थोरैक्स यानी कि चेस्ट कैविटी के नीचे जो है, जो लंग्स की रिब केज है, उसके नीचे एक फ्लैटेंड शीट होती है, दैट इज डायफ्राम। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट ईच लंग्स इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ एल्वोलाई। एक लंग्स किससे बना होता है, मिलियन ऑफ एल्वोलाई से बना होता है। उसके बाद लिखा है ईच एल्वोलियस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब जो एक एल्वोलस है वो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द ट्रैकिया, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, जो हमारा नेजल सैक है, जो नोस्ट्रल है, नेजल कैविटी है, वो ओपन होता है एक लॉन्ग ट्यूब में, ठीक है। अगर हमारे जो नोज के सुराख हैं स्टूडेंट, वो एक इंटरनली जो ओपनिंग है उसकी, वो एक पूरी लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप भी कहते हैं। उसके अलावा लिखा है देयर इज अ बॉक्स लाइक लैरिंक्स। अब ट्रैकिया के बाद एक बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं और साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स इज नोन एज अ ग्लोटस व्हिच हैज अ लिड लाइक कवर एपिग्लोटस। अब लैरिंक्स के पास हमारे पास एक ग्लोटस होता है, उसके ऊपर एक लिड लाइक कवर होती है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। अब मैंने इसका पूरा वर्क आपको बताया था लेक्चर में कि एपिग्लोटस, ये लिड लाइक कवर क्यों मौजूद होता है, अल्लाह ने इसके ऊपर ढक्कन क्यों रखा है, क्या रीज़न है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने लेक्चर में आपको बता दी थी इन डिटेल। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रैकिया है सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। ट्रैकिया जो है वो सी शेप का होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम वाइन पाइप को देखें तो हमारे पास पाइप ऐसी स्ट्रेट होती है, राइट। तो जो हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेट पाइप है, तो ट्रैकिया आपके पास एक पाइप तो होती है बट वो स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि इस तरीके से रिंग शेप्ड में होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास रिंग बनी हुई होती है, बिल्कुल इस तरीके से रिंग नुमा होती है। इसका रीज़न क्या है, इसलिए ताकि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फिर इसमें जो एपिक्लोसिंग होती है यानी कि ये गिरेगी नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास ट्रैकिया के बाद बोनकाई। ट्रैकिया इज द सेंटर ऑफ थोरैक्स डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर डक और बोनकाई। जब हमारा ट्रैकिया होता है ये डिवाइडेड होता है मजीद दो डक में जिसे हम बोनकाई कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट ईच बोनकास डज हैव सी शेप्ड। अब इस बोनकास में भी हमारे पास सी शेप्ड के होते हैं। उसके अलावा है बॉन्क्यूल्स। ईच बॉन्क्यूल इज अ वेरी थिक ट्यूब दैट ओपन इनटू एयर सैक्स और एल्वोलाई। अब बॉन्काई को डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले जो हमारे पास ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया मजीद इस तरीके से दो उसमें डिवाइड होता है, ये भी सी शेप के होते हैं, ये हमारे पास बॉन्काई है, ठीक है। अब इसी बॉन्काई के साथ हमारे पास जो है स्टूडेंट को लंग्स अटैच होता है, राइट। अब इस लंग्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं बॉन्क्यूल्स, ठीक है। बॉन्क्यूल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज प्रूफ विद द हेल्प of an experiment that carbon dioxide is released during respiration। अब हमें एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या मिला है, टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रेस्पिरेशन होना चाहिए था, ठीक है, रेस्पिरेशन, कि ये हमारे पास रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अच्छा, एपरेटस हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे कॉलोनिकल फ्लास्क यूज़ करेंगे, ग्लास ट्यूब यूज़ करेंगे, बेंट राइट एंगल ट्यूब प्लेस, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, KOH सॉल्यूशन, थ्राइड कलर वाटर, अ क्रॉक विथ होल, ठीक है। थ्योरी जो है हमें पेश की गई है, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल प्रोडक्ट विथ रिलीज एनर्जी। सबसे पहले आपको थ्योरी में दिया गया है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपके पास मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक यानी कि जो सिंपल और स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट में जो है आपके पास आपको फूड मिले ब्रेक डाउन होने के बाद, वो हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में विद रिलीज एनर्जी को भी रिलीज करता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन दी गई है, उसके बाद है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर की तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक द कॉर्निकल फ्लास्क लेना है, उसमें हमने कुछ जर्मिनेशन जो जम्स डालने हैं। उसके बाद इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब लेना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है, बहुत ईजी है। आप इसे जो है वो एक बार रीड करेंगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते। जो आपके पास क्वेश्चन था पूरे एयर पैसेज वे को डिफाइन करने का, वो आ सकता है लॉन्ग में, या आपके बुक में मौजूद थे, तो आई एम बॉर्न टू सॉल्व दिस ऑल। मुझे इसे आपके नोट्स में सॉल्व करवाना पड़ा, लेकिन जो मैं आपको 2023 का गैस पेपर प्रोवाइड करूंगी, मैंने 22 में गैस पेपर प्रोवाइड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उससे मिले थे, ज्वाइन हुए थे, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उसके लगे थे। तो इसमें मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ कि जो इस चैप्टर में से आपको ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक एयर पैसेज वे आ सकता है कि तब कंप्लीट एयर पैसेज वे को डिफाइन करना है आपको, जैसे ट्रैकिया था, ब्रोंकाई था। उसके अलावा या तो लॉन्ग क्वेश्चन में इंडिविजुअली आपसे लंग्स पूछा जा सकता है, जिसमें आप लंग कैंसर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपसे डायग्राम, जो कि प्रीवियस पेपर में भी आई थी, डायग्राम भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है कि रेस्पिरेटरी जो हमारे पास सिस्टम है उसकी डायग्राम बनानी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बहरहाल आपकी बुक में दिए गए थे तो फिर मुझे सॉल्व कराना पड़ा, ठीक है। आप इसे एक बार रीड करोगे, थियोरेटिकली ही समझोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज स्मोकिंग डेंजरस, हाउ इज इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्मोकिंग क्यों बहुत ज़्यादा डेंजर है और ये किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड कैसे होती है। तो सबसे पहले स्मोकिंग की हेडिंग है, स्मोकिंग कैन कॉज लंग डिजीज बाय डैमेजिंग योर एयरवेज एंड स्मॉल एयर सेट्स एल्वोलाई फाउंड इन योर लंग। सबसे पहले कि स्मोकिंग आपके जो एल्वोलाई है उसे डैमेज करेगी, ठीक है, एयर सेट यानी एल्वोलाई को। उसके अलावा ये आपको आपकी किसी भी किस्म के लंग डिजीज का कॉज बनेगी, सबब बनेगी। उसके अलावा लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज मोस्ट केसेस ऑफ लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, स्मोकिंग इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज एंड डायबिटीज। तो ये सारी चीज़ें, ये तमाम डिसऑर्डर जो एक सीवियर डिसऑर्डर कहलाता है, एक स्मोकिंग जो है वो एक स्मोकिंग की हैबिट जो है आपको इतने सारे डिसऑर्डर में मुब्तला कर सकती है। सो बी सेफ, और इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें या आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमत दी है, हमें ऑर्गन दिए हैं, हमारा मुकम्मल प्रोसेस हो रहा है, आप खुद इससे डिस्ट्रॉय कर दोगे अपने हाथ से। तो स्मोकिंग जो है इसकी हैबिट को आपने ख़त्म करना है, अवॉइड करना है, ताकि आप इस किस्म के रेस्पिरेटरी डेंजर डिसऑर्डर से बच सकें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, इससे आपको बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ब्लड सर्कुलेशन, आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम, हेयर लूजिंग और विजन लूजिंग, ठीक है। हेयर लूजिंग और विजन लूजिंग आपकी जो आई पावर है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा देखने में वीक हो सकते हो, आपको दूर की या करीब की नज़र आप हो सकते हो। दूसरा, सबसे आपके जो हेयर लूजिंग होते हैं, जो हेयर का बहुत ज़्यादा गिरना है, बालों का गिरना है, ये तमाम चीज़ें ही इस वजह कर होती है, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन में स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी। तो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है वो एयर पैसेज वे की डायग्राम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग जो है वो क्यों डेंजर है ये भी आ सकता है शॉर्ट पे। सो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप नोट्स से याद करना स्टार्ट कर दें, अदरवाइज़ अपनी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।